नमस्कार और स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की उन कहानियों की पड़ताल करने जा रहे हैं जो वहाँ की मिट्टी, पानी और लोगों के हुनर में बसी हैं। हाँ, और ये वो कहानियां हैं जिन्हें एक खास पहचान मिली है, जीआई टैग। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लेबल या कोई स्टिकर नहीं है, मतलब ये कारीगरों की पीढ़ियों की विरासत और किसी जगह की आत्मा को बचाने का एक कवच जैसा है। चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और इस सफर पर निकलने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग आखिर है क्या। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का प्रमाण है कि कोई उत्पाद किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से आता है और उसकी जो अनोखी गुणवत्ता या पहचान है वो उसी क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु या फिर वहाँ के कारीगरों के पारंपरिक ज्ञान की देन है। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को सर्टिफाई करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत स्वाद से करते हैं। और जब स्वाद और संस्कृति की बात हो तो उत्तर प्रदेश में जुबान पर पहला नाम तो बनारस का ही आता है। जाहिर है, हमारे स्रोतों के मुताबिक वाराणसी को प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग्स मिले हैं और हाल ही में इसमें 3 और नगीने जुड़े हैं, बनारसी पान, विश्व प्रसिद्ध लंगड़ा आम और रामनगर का भंटा। हाँ, रामनगर का भंटा यानी खास तरह का गोल बैगन। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, ये तो बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। बनारसी पान को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो एक पूरी संस्कृति है। बिल्कुल। जीआई टैग मिलने का मतलब है कि अब सिर्फ वही पान बनारसी पान कहलाएगा जिसमें बनारस के आसपास उगने वाला खास मगही पत्ता, एक खास तरीके से बना कत्था और गुलकंद इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा, मतलब ये टैग सिर्फ स्वाद पर मुहर नहीं लगाता, ये तो उस पूरी सप्लाई चेन को बचाता है। सही बात है। मगही पत्ते उगाने वाले किसान से लेकर कत्था बनाने वाले कारीगर तक, टैग मिलने के बाद इन छोटे विक्रेताओं को अपनी कीमत तय करने और बाजार में बिकने वाले नकली बनारसी पान से मुकाबला करने में ज्यादा ताकत मिलती है। ये तो उस पूरी अर्थव्यवस्था को बचाता है जो एक पत्ते के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। वैसे इन तीनों को एक साथ याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। क्या है वो? बनारस के बाबू ने पान खाया, लंगड़ा आम चूसा और बैगन की सब्जी खाई। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, स्वाद का ये सफर आगे बढ़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, मुजफ्फरनगर की मिठास की तरफ। हाँ, मुजफ्फरनगर का गुड़। और इसे याद रखने की ट्रिक भी उतनी ही मीठी है। मुसाफिर जब थक जाता है तो पानी के साथ गुड़ खाता है। मुसाफिर से मुजफ्फरनगर, ये ट्रिक बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मिठास की नहीं है। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अच्छा? वहाँ की खास मिट्टी और गन्ने की जो किस्म है वो उस गुड़ को एक अलग ही स्वाद और बनावट देती है। उसे कहीं और बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक मीठा उत्पाद नहीं है, ये उस क्षेत्र की कृषि पहचान का प्रतीक है। बिल्कुल। अब कुछ फलों की बात करते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद जो अंदर से सुर्ख लाल होता है, और प्रतापगढ़ का आंवला। यहाँ एक सवाल उठता है, अमरूद और आंवला तो पूरे देश में मिलते हैं, फिर इनमें ऐसा क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, टेररॉयर। टेरवार। हाँ, मतलब किसी जगह की मिट्टी, जलवायु और माहौल का अनूठा संगम। प्रयागराज की मिट्टी में पोटैश की मात्रा ज्यादा है जो अमरूद के गूदे को वो अनोखा सुर्ख लाल रंग देती है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक खास इकोसिस्टम का नतीजा है। बिल्कुल। जीआई टैग इसी वैज्ञानिक विशिष्टता को पहचान देता है। और इन्हें याद रखने के तरीके भी उतने ही अनूठे हैं। प्रयागराज के लिए प्रयाग में संगम नहाकर चेहरा सुर्ख लाल हो गया। और प्रतापगढ़ के लिए? प्रतापी राजा ताकत के लिए आंवला खाते थे। बढ़िया है। इसी सूची में चंदौली का आदम चीनी चावल भी है, और हाथरस की हींग जिसकी महक की उसकी पहचान है। और हाथरस की हींग का ये जो पारंपरिक ज्ञान है ना, ये मुझे कारीगरों की दुनिया की याद दिलाता है। जैसे हींग बनाने में पीढ़ियों का अनुभव लगता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कई ऐसी कलाएं हैं जहां हाथ का हुनर ही सबसे बड़ी पहचान है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद गोरखपुर का टेराकोटा है। बिल्कुल। तो स्वाद से हुनर की ओर, गोरखपुर का टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी वो खूबसूरत कलाकृतियां, खासकर वो घोड़े और हाथी। हाँ, और उसे याद रखने का भी एक मजेदार तरीका है। टेराकोट बहुत गोरा लग रहा है भाई। टेराकोट से टेराकोटा और गोरा से गोरखपुर। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि गोरखपुर का टेराकोटा सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। ये सदियों पुरानी एक कला है जिसमें आज भी कोई मशीन इस्तेमाल नहीं होती। हाथ से बनती हैं सारी चीजें। सब कुछ।
कुम्हार एक खास तरह की स्थानीय मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसे हाथ से आकार देते हैं और फिर उसे पकाने की प्रक्रिया भी बहुत अनोखी है, जिससे उसका वो खास सिंदूरी नारंगी रंग उभर कर आता है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक जीता जागता हुनर है। बिल्कुल। मिट्टी के बाद अब कुछ अनोखे पत्थरों की बात करते हैं। हमारे पास दो हैं, एक बांदा से और दूसरा महोबा से। बांदा का है शजर पत्थर, हाँ, जिस पर कुदरती तौर पर पेड़ पौधों जैसी आकृतियां बनी होती हैं। और दूसरा है महोबा का गौरा पत्थर, जो नरम और सफेद होता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक में प्रकृति खुद कलाकार है और दूसरे में इंसान प्रकृति के कैनवस पर अपनी कलाकारी दिखाता है। बिल्कुल। और अगर हम महोबा के गौरा पत्थर की गहराई में जाएं तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। ये पत्थर इतना नरम होता है कि कारीगर ऐसे बहुत ही साधारण औजारों से तराश कर जाली और मूर्तियों जैसे जटिल डिजाइन बना देते हैं। अच्छा, तो जीआई टैग सिर्फ पत्थर को नहीं मिला है, ये उस महीन कारीगरी और उस हुनर को मिला है जो कुछ खास परिवारों तक ही सीमित है। हुनर की बात चल ही रही है तो लकड़ी और धातु पर की गई कारीगरी का जिक्र भी जरूरी है। मैनपुरी की तारकशी। हाँ, लकड़ी में पीतल के तार से की जाने वाली महीन कारीगरी। और इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा फिल्मी है। मैं बिजली के तार पे नहीं चल सकता, मैं से मैनपुरी और तार से तारकशी। लेकिन ये सिर्फ पीतल के तार का काम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक तारकशी में शीशम की लकड़ी ही इस्तेमाल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शीशम के रेशे मजबूत होते हैं और तार को कसकर पकड़ते हैं। अगर लकड़ी गलत चुन ली तो पूरी डिजाइन कुछ सालों में ढीली पड़ जाएगी। मतलब जीआई टैग कारीगर को सही कच्चा माल इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। सही बात है, इस बारीकी को भी सुरक्षित करता है। और फिर है बिजनौर का नगीना वुडक्राफ्ट। नगीना शहर तो लकड़ी की नक्काशी का गढ़ माना जाता है। जी, और ये सिर्फ नक्काशी नहीं है, ये मुगल काल से चली आ रही एक परंपरा है। यहाँ के कारीगर बिना किसी डिजाइन को कागज पे बनाए सीधे लकड़ी पर अपनी कल्पना को तराश देते हैं। वाह, ये तो उनके खून में बसी कला है। बिल्कुल। अच्छा, लिस्ट में एक और कला है जो मुझे हमेशा से बड़ी अनोखी लगी है, संभल का हॉर्न क्राफ्ट। जानवरों के सींग से कंघी, बटन और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। क्या इस पर कोई नियम है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीआई टैग की शर्तों के अनुसार ये क्राफ्ट सिर्फ मृत जानवरों के सींगों से ही बनाया जा सकता है। अच्छा, तो ये सस्टेनेबल भी है? हाँ, ये वेस्ट को वेल्थ में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कारीगर सींग को गर्म करके, उसे सीधा करके और फिर तराश कर कलाकृतियां बनाते हैं। मतलब एक बाय प्रोडक्ट को कला का रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल। वाह। इसी सूची में जालौन कालपी का हस्त निर्मित कागज और संत कबीर नगर के बखीरा पीतल के बर्तन भी शामिल हैं। हर एक के पीछे ऐसी ही कोई कहानी है। स्वाद और कारीगरी के बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे घरों का, हमारी परंपराओं का हिस्सा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बनारस की शान बनारसी साड़ी। हाँ, इसके लिए तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे भी यही लगता है, ये नाम ही काफी है। बिल्कुल। बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये भारतीय शिल्प का एक चलता फिरता म्यूजियम है। इसकी जरी का काम, इसके डिजाइन, सब कुछ खास है। लेकिन जीआई टैग यहाँ क्या भूमिका निभा रहा है? यहाँ जीआई टैग एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये उन लाखों बुनकरों के हाथ के हुनर को पावरलूम पर बनने वाली सस्ती नकलों से बचाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जब आप एक जीआई टैग बनारसी साड़ी खरीदते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि पैसा उस बुनकर के घर जाए जिसने महीनों लगाकर उसे बुना है, न कि किसी मशीन के मालिक के पास। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, घरों को सजाने के लिए सूची में दो और नाम हैं। एक है बागपत की होम फर्निशिंग, जिसमें चादर, पर्दे जैसी चीजें आती हैं, और दूसरा है बाराबंकी का हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पाद। और ये दोनों टैग दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग सिर्फ बनारसी साड़ी तक सीमित नहीं है। ये उन स्थानीय क्लस्टर्स की ताकत को उजागर करते हैं जहां एक पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक खास तरह के हुनर पर टिकी होती है। मतलब हजारों परिवार इन कामों से जुड़े हैं। बिल्कुल। और जीआई टैग उनकी सामूहिक पहचान को एक कानूनी सुरक्षा देता है। अब कुछ ऐसी चीजें जो अपनी जगहों की पहचान बन चुकी हैं, जैसे अमरोहा की ढोलक। इसकी आवाज सुनते ही शादियों और त्योहारों का माहौल याद आ जाता है। सही बात है। और ढोलक बनाना भी एक बहुत विशेष कला है। आम, शीशम या सागौन की लकड़ी का सही चुनाव, उसे कई महीनों तक सुखाना, उस पर खाल को सही तनाव के साथ चढ़ाना, ये पूरा एक विज्ञान है ताकि ढोलक से सही सुर निकले। बिल्कुल। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये ध्वनि का विज्ञान है जो कारीगरों ने अनुभव से सीखा है। और अंत में
वो चीज जो सुरक्षा की गारंटी है, अलीगढ़ का ताला। इसकी ट्रिक तो खैर पूरे देश को पता है, पर क्या जीआई टैग के बाद अलीगढ़ के तालों में कोई बदलाव आया है? जी हाँ, अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री तो सदियों पुरानी है और अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। जीआई टैग इस भरोसे को और भी पक्का करता है। लेकिन चुनौती क्या है? असली चुनौती बाजार में मौजूद 100 तरह के नकली और सस्ते चीनी तालों से मुकाबला करना है। अब कई जीआई टैग निर्माता अपने तालों पर क्यूआर कोड लगा रहे हैं, जिसे स्कैन करके ग्राहक पता लगा सकता है कि ताला असली अलीगढ़ का है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ ये टैग परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। हाँ, उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के जीआई टैग्स की एक झलक। स्वाद से लेकर कारीगरी और रोजमर्रा की पहचान तक, हर उत्पाद अपने आप में एक कहानी, एक विज्ञान और एक पूरी अर्थव्यवस्था समेटे हुए है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मुजफ्फरनगर का गुड़, गोरखपुर का टेराकोटा और अमरोहा की ढोलक सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि अपनी अपनी जगहों की आत्मा हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीआई टैग सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। ये उस पूरी परंपरा, उस समुदाय और उस जगह के पारिस्थितिकी को सम्मान देने का एक तरीका है, जिसने उस उत्पाद को इतना अद्वितीय बनाया है। मतलब ये मेड इन इंडिया से भी आगे की बात है। हाँ, ये मेड इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया विद अ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल नॉलेज की कहानी कहता है। ये उस विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सहेजने की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कोशिश है।